हमला कर देता है। इस इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी चाल चलती है, को ऐसा खतरनाक धोते हैं जिस समुद्र में ही ढेर हो जाते हैं। इंडिया नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1971 में हुए इंडो पाक वॉर के बारे में, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से हार जाता है और इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करता है। यह एक ऐसा वॉर था जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये सब शामिल हुए। इसी वॉर ने भारत की वीरता और शौर्यता का प्रमाण पूरी दुनिया को दिखा दिया। द वॉर ऑफ 1971। साल 1970 में पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं और इस रिजल्ट से ये पता चलता है कि शेख मुजीबुर रहमान अगले प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी यह नहीं चाहती थी कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, और इसका रीज़न यह था कि शेख मुजीबुर रहमान ईस्टर्न पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग ईस्टर्न पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और इसी नफरत के कारण शेख मुजीबुर रहमान 7 मार्च 1971 को ईस्टर्न पाकिस्तान में एक स्पीच देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि अब हमें ईस्टर्न पाकिस्तान को आज़ाद करना चाहिए और इसे एक नया देश बनाना चाहिए। और ये बात जब पाकिस्तान की आर्मी को पता चलती है तो शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च 1971 को अरेस्ट कर लेते हैं। इस अरेस्ट के बाद से ही ईस्टर्न पाकिस्तान में एक बहुत भयंकर जेनोसाइड शुरू होता है, जिसमें 30 लाख से भी ज़्यादा कत्ले होती है और 4 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं का रेप होता है। और ईस्टर्न पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था, इसका कारण पाकिस्तान की आर्मी थी। पाकिस्तान की आर्मी खुद के ही देश के लोगों पर इतना भयंकर अत्याचार कर रही थी। इस जेनोसाइड के बाद ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग इंडिया में माइग्रेट करना शुरू करते। लाखों लोग पाकिस्तान की आर्मी से जान बचाकर इंडिया में शामिल होते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी इंडियन आर्मी को ये आदेश देते हैं कि कैसे भी करके जो ईस्टर्न पाकिस्तान पर अत्याचार हो रहा है उसे रोक लो। और इसके बाद इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। मुक्ति वाहिनी यह एक ईस्टर्न पाकिस्तान की सेना थी और उन्हें बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाना था। इसके बाद मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी प्लानिंग और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। नवंबर 1971 को इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करने ही वाला होता है। उससे पहले पाकिस्तान को इस बात की खबर लग जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देता है एयरफोर्स से। चंडीगढ़, श्रीनगर और आगरा ऐसे बड़े बड़े शहरों पर पाकिस्तान हमला कर देता है। इसके बाद इंडियन आर्मी पाकिस्तान की एयरफोर्स को हवा में ही ढेर कर देते हैं, जिसके कारण इंडिया पर एक खरोच भी नहीं आता। और जैसा कि पाकिस्तान हर बार गलती करता रहता है, वैसे ही वो एक और गलती कर देता है। पाकिस्तान 2800 से भी ज़्यादा सैनिक और कई सारे टैंक लेकर राजस्थान के लोंगेवाला गांव में घुस जाता है, जहां पर केवल 120 भारतीय सैनिक मौजूद थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी मौजूद थे और उन्हें ये पता था कि पाकिस्तान की सेना को केवल कल का सूरज उगने तक ही उन्हें रोक के रखना है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स आएगा और पाकिस्तान के चितड़े उड़ा देगा। इसलिए इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी चाल चलती है। दरअसल जो लैंडमाइन और जो खाने वाले टिफ़िन बॉक्स होते हैं, उन दोनों को रेत में बिछा देते हैं ताकि पाकिस्तान की आर्मी इन्हें देख के कंफ्यूज हो जाए। और जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी आती है, उसके कई सारे टैंक लैंडमाइन की वजह से उड़ जाते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की आर्मी लैंडमाइन को खोजने में लग जाती है। लेकिन उसे लैंडमाइन और टिफ़िन बॉक्स में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसके कारण पाकिस्तानी लैंडमाइन को ढूंढने में ही 6 से 7 घंटा वेस्ट कर देते हैं।
पाकिस्तान की सेना लैंडमाइन और टिफिन का खेल खेल के आगे बढ़ ही रहा होता है, उतने में ही इंडियन आर्मी हर तरफ स्प्रेड होके पाकिस्तानियों पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। केवल 120 भारतीय सैनिक मिलके पाकिस्तानियों को ऐसा खतरनाक धोते हैं जिसके बाद पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कहां से गोली मार रहा है। केवल 120 लोग 2800 से भी ज़्यादा की सेना पर भारी पड़ जाते हैं और सुबह का सूरज उगते ही इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सेना को कुछ ही देर में तबाह कर देते हैं। सेना की हार के बाद पाकिस्तान बहुत बड़े सदमे में चला जाता है और वहीं पर दूसरी ओर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडियन नेवी को ये आदेश मिलता है कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर पे हमला करो और वहीं पर इंडियन नेवी पाकिस्तान के शहर कराची पहुंच जाती है और वहां जाते ही इतना खतरनाक बमबारी शुरू करती है कि जिसके बाद पाकिस्तान पूरा हिल जाता है। कराची के हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से शांत हो जाता है। अब वो शायद ही हिंदुस्तान पर हमला करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। अब पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है ईस्टर्न पाकिस्तान की ओर, क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान में इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडियन आर्म फोर्स को ईस्टर्न पाकिस्तान में लैंड किया जा रहा था। अब मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक बैकअप सपोर्ट की ज़रूरत थी। तभी आईएनएस विक्रांत एज अ बैकअप सपोर्ट वहां पे पहुंच जाता है। आईएनएस विक्रांत को भेजने का एक और मकसद था और वो ये था कि अगर वेस्टर्न पाकिस्तान द्वारा कहीं से हमला किया जाता तो वो केवल समुद्र का रास्ता था, इसलिए वहां पर आईएनएस विक्रांत को भेज दिया जाता है। अब वेस्टर्न पाकिस्तान द्वारा कितने भी फोर्सेस भेजे जाते वो समुद्र में ही ढेर हो जाते और वो केवल आईएनएस विक्रांत की वजह से। इसलिए अब पाकिस्तान को ईस्टर्न पाकिस्तान अपने हाथ से छूटता हुआ नजर आता है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी का एक ढाल बना हुआ होता है और पाकिस्तान को पता था कि अगर उन्हें ईस्टर्न पाकिस्तान बचाना है तो उन्हें आईएनएस विक्रांत को डुबाना होगा। इसलिए पाकिस्तान अपना पनडुब्बी पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेज देता है। पीएनएस गाजी एक पनडुब्बी थी। अब अगर पीएनएस गाजी और आईएनएस विक्रांत के बीच वॉर होता है तो इस वॉर को 101% पीएनएस गाजी ही जीतेगा। अब पीएनएस गाजी को केवल और केवल एक ही जहाज टक्कर दे सकता था और वो था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम में था, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी थी। अब अगर पीएनएस गाजी को डुबाना है तो उसे केवल और केवल विशाखापट्टनम बुलाना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि उसे विशाखापट्टनम कैसे बुलाए। अब इस पर इंडियन आर्मी द्वारा एक बहुत बढ़िया चाल चला जाता है। इंडियन आर्मी द्वारा ये खबर फैलाई जाती है कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आने वाला है और ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और जैसे ही ये बात पाकिस्तान को पता चलती है तो वो पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम भेज देता है। अब जैसे ही पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पहुंच जाता है उसे वहां आईएनएस विक्रांत तो नहीं बल्कि उसका मौत आईएनएस राजपूत दिखाई देता है, जिसके बाद आईएनएस राजपूत उसे मार के ढेर कर देता है। पाकिस्तान इसके बाद पूरी तरीके से बौखला जाता है और वो सीधे अमेरिका के पास जाता है और मदद की भीख मांगता है। और जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि पीएनएस गाजी डूब चुका है तो अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी अमेरिका से ही खरीदा होता है। अब इसके बाद अमेरिका सीधे 7th फ्लीट यानी कि 7वां बेड़ा लेकर इंडिया की तरफ बढ़ने लगता है और अमेरिका जाते जाते ब्रिटेन के ईगल को भी साथ में लेके जाता है। अमेरिका के 7th फ्लीट में न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि परमाणु बम। अब जैसे ही अमेरिका आगे बढ़ ही रहा होता है और उतने में ही इंडिया का परम मित्र रशिया आता है और वो भी 40वां बेड़ा लेके। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका रशिया को धमकाता है कि हमारे पास परमाणु बम है,
जिसके बाद रशिया भी उनको धमकाता है कि हमारे पास भी फुलझड़ियाँ नहीं बल्कि हमारे पास भी परमाणु बम ही है, और वो भी 100 से भी अधिक। इसे सुनने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों उल्टे पौर भाग जाते हैं। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जाता है। मैं तो टूट गया। उसे अब पता चलता है कि 99% वॉर अब उन्होंने हार दिया, और जो भी 1% चांस उनका जीतने का है वो भी ईस्टर्न पाकिस्तान में मौजूद पाक सेना पर डिपेंड है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अब ये तो फिक्स था कि आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो इंडिया चाहेगा। अब इंडिया अपने एयरफोर्स हमलों को बढ़ा देता है। इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के घरों पर बम बरसाना शुरू कर देता है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ईस्टर्न पाकिस्तान के गवर्नर एएच मलिक के घर पे बम फोड़ा जाता है। एएच मलिक की जान बच जाती है क्योंकि वो घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके बाद वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब इसके बाद इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को वार्निंग दिया जाता है कि अगर कुछ ही देर में उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो इंडियन आर्मी अपने हमले को और कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके बाद मीडिया द्वारा जनरल नियाजी, जो कि पाकिस्तानी सेना का कमान संभाले हुए होते हैं, उन्हें पूछा जाता है कि क्या आप सरेंडर करेंगे। इसके बाद उनका कुछ ये जवाब होता है। You make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. अब इसके बाद इंडियन आर्मी द्वारा अपने हमले को बढ़ा दिया जाता है, और ये देख के जनरल नियाजी, जो कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि हम मरेंगे या फिर लड़ेंगे, अब इस हमले को देखने के बाद वो सरेंडर कर देते हैं, और वो अकेले ही नहीं बल्कि 93,000 की सेना के साथ सरेंडर कर देते हैं।